राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो है तो काफ़ी व्यवहारिक, लेकिन वो धारा वो प्रोविज़न हम लोग नहीं जानते हैं जो पीसीएसजे की प्रारंभिक परीक्षा में या एपीओ में, चाहे वो यूपी का हो या किसी भी स्टेट को, कई बार परीक्षा में पूछा गया है और आगे फिर भी पूछे जाने की संभावना है। अतः परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो कौन सी धारा है जो कोरोना से संबंधित है, अभी लास्ट टाइम पे भी एग्जाम में पूछा गया था। अच्छा, इस समय चर्चा का भी विषय रहा है कोरोना काल, तो उसमें ये धाराएं खूब लगाई गई। ठीक है, इसकी अवहेलना हुई, एफआईआर दर्ज की गई और सरकार ने केस वापस लिया। तो कई सारी धाराओं को एक साथ मैं समझाऊंगा। मुश्किल से 5 मिनट का ये वीडियो है। साथ ही साथ एक चीज़ और महत्वपूर्ण सूचना है कि जैसे ही प्रारंभिक परीक्षा समाप्त होगा, प्रारंभिक परीक्षा के समाप्त होने के बाद यानी 12 तारीख के बाद 1 से 2 दिन के बाद तुरंत नया बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रारंभ किया जाएगा। तो जिस किसी बच्चे को जो एलएलबी कर रहा है या कर चुका है या जिसको करना है लेकिन पीसीएसजे की तैयारी करना है या एपीयू की तैयारी करना है, तो वो नए बैच को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और अपनी सुविधानुसार क्लास ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, यानी कोरोना से संबंधित महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। कोरोना से जुड़ी हुई 3 महत्वपूर्ण धाराएं हैं आईपीसी में। ठीक है, 269, 270 और 271 बहुत महत्वपूर्ण धारा। मैं अलग से इस पर वीडियो बनाने का मेरा मकसद मात्र ये कि तीनों धाराएं आपको याद रहें, क्योंकि ये स्पेसिफिक हो जाएंगी और आपको याद रहेगी। इसमें से कोई भी धारा पूछी जा सकती है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। इसको तो रूल ऑफ क्वारंटाइन भी कहते हैं। 217 को हिंदी में क्वारंटीन का नियम लिखा हुआ है, इंग्लिश में क्वारंटाइन लिखा हुआ है। तो 271 अगर ये पूछा जाता है कि क्वारंटीन का नियम कौन सी धारा है तो 271 है, और 269 और 70 भी इसी से जुड़ी हुई धारा है। इसका भी जिक्र करूंगा। साथ ही साथ कुछ और धाराओं का उल्लेख मैं कर दूं यहाँ पे। सीआरपीसी की धारा 144, ठीक है, 144 का यहाँ जिक्र करना नहीं जरूरी है। 188 आईपीसी की धारा 188 में है, जिस इस आदेश के वायलेशन करने पे यहाँ पे जो है सज़ा लिखा हुआ है 188 में। ठीक है, 188 में इस तरह के आदेश को रोकने के लिए कि कोई व्यक्ति कोरोना काल में आपने देखा कि बड़े पैमाने पे जो है लोगों को निषेधाज्ञा लागू किया गया, धारा 144 लागू किया गया कि ऐसी जगह पे लोग मॉब में या वहाँ पे ना जाएं। ठीक है, एक समूह में ना जाएं या सिंगल व्यक्ति भी ना जाएं, फिर भी लोग जा रहे थे। तो 188 का वायलेशन हो रहा था। कौन सी धारा का? 188 का वायलेशन हो रहा था। 188 में एफआईआर भी खूब लोगों पे दर्ज हुआ था कोरोना काल में, और फिर बाद में सरकार ने केस को वापस लिया। तो केस को वापस लेने की धारा कौन सी जिसमें सरकार केस वापस लेती है? तो वो धारा 320 है। अब वापस लेने का प्रभाव क्या होगा अभी ये भी समझाएंगे। ये धारा कहाँ की है, तो कुछ चीज़ों को आपको समझना। सबसे पहले यहाँ समझ लीजिए, अभी इस पर हम लोग फिर से आते हैं। पहले 269, 270, 271 कोरोना काल यानी जीवन को खतरा पैदा करने वाला। ध्यान दीजिएगा, 69, 70, 71 क्या है? 69 कहता है जीवन को खतरा पैदा करने वाला अगर कोई व्यक्ति परिद्वेषपूर्ण तरीके से कोई ऐसा कार्य करता है, चाहे वो जान रहा हो कि मेरे इस कार्य से ये हो जाएगा, या उपेक्षापूर्ण तरीके वो या विश्वास का कारण रखता है। इन्हें 2 मेंसरिया है, एक नॉलेज या एक रीजन टू बिलीव, जिसकी डिफिनीशन धारा 26 आईपीसी में दिया गया है। तो रीजन टू बिलीव हो या जानता हो क्या कि किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा पैदा होना संभाव्य है। कौन सा कार्य करता है? कोई ऐसा कार्य कर रहा है, ऐसा कोई बीमारी है जो उस व्यक्ति को अगर हो जाएगी तो उसके जीवन को खतरा, यहाँ शरीर को खतरा नहीं है, जीवन को मतलब उसकी जान जा सकती है। तो कोरोना की जो बीमारी थी, इससे जानलेवा बीमारी थी। ठीक है, तो कोरोना अगर कोई व्यक्ति जान रहा है कि उसे कोरोना है और उपेक्षापूर्ण तरीके से यानी लापरवाही से अगर किसी व्यक्ति के पास जाता है, किसी के घर में प्रवेश कर जाता है, किसी के ऑफिस में प्रवेश कर जाता है लापरवाही से, उपेक्षापूर्ण तरीके से, तो उसको ये तो जानकारी है ही है, या इस बात के विश्वास का तो कारण है ही है कि उससे दूसरे के जीवन को खतरा पैदा हो जाएगा, लेकिन वो लापरवाही से गया है तो ये अपराध है धारा 269 में। और अगर जानते हुए गया है, उसकी कोई लापरवाही नहीं थी, परिद्वेषपूर्ण तरीके से गया कि उसको नुकसान हो जाए, तो यहाँ जाना ही अगले को कोरोना हो जाए इस जानने से आशे से गया तो 270 में अपराध है। यानी अगर हम
किसी को कोरोना की बीमारी फैलाने के लिए कि अगले व्यक्ति को ये खतरा हो, ये जान तो रहे ही है। अगर उपेक्षापूर्ण तरीके से चले गए, जहाँ हमको सावधानी बरतनी चाहिए थी, मास्क लगा के जाना चाहिए था, या वहाँ मना था, नहीं प्रवेश करना चाहिए था, लापरवाही से हम चले गए, तो 269 का अपराध है उपेक्षापूर्ण कार्य से। और अगर जानबूझ के गए हैं, परिद्वेषपूर्ण तरीके से गए हैं कि उसको फैल जाए, तो 270 का अपराध है। इसीलिए यहाँ पे सजा 269 में 6 महीने है, 270 में 2 साल है, और दोनों में यह जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। हाँ, लेकिन अगर कोरोना हो गया उससे और उसी वजह से उसकी मृत्यु हो गई, तो फिर ये 302 या 304 का अपराध बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये केवल संभावित जिस आशय से वहाँ जाना ही इस 269 270 का अपराध होता है। तो ये आप समझ गए होंगे 269 कब लगेगा, 270 कब लगेगा। जीवन को खतरा दोनों में पैदा किया जाता है, दोनों में आशय या विश्वास का कारण होता है। बस यहाँ पे उपेक्षापूर्ण तरीके से कार्य किया जाता है, यहाँ पे परिद्वेषपूर्ण तरीके से, मतलब यहाँ पे एक तरह से लापरवाही है, यहाँ लापरवाही नहीं है, इसीलिए 270 में सजा ज़्यादा लिखी हुई है। 271 में क्वारंटाइन का रूल जहाँ बना दिया गया है कि यहाँ पे ठीक है कोई समुद्री जहाज़ नहीं आएगी, उसके बाद भी वहाँ समुद्री जहाज़ ले जाते हैं जहाँ पे वो बाधित किया गया है, रोक लगाया गया है, ठीक है, तो वहाँ कोरोना फैलने का डर है, तो उस नियम का वायलेशन करने पे 271, इसको कहते हैं क्वारंटाइन का नियम 271। ये खूब कई बार पूछा गया है एग्जाम में, 269 भी पूछा जा चुका है, 70 भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। और कोरोना काल में ठीक है आर्डर जारी किया जाता था डीएम एसडीएम के द्वारा कि जो है रात में कोई व्यक्ति यहाँ नहीं आएगा, दिन में नहीं निकलेगा, या समूह में लोग नहीं निकलेंगे, तो उस आदेश की अवज्ञा करना, यानी लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा करना 188 का अपराध होता है, ठीक है। इस अपराध बहुत सारे लोगों पे इस धारा 188 का मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन बाद में सरकार ने जो है धारा 320 सीआरपीसी, धारा 320 लिखा हुआ है सीआरपीसी की धारा है, तो जिसके तहत सरकार ने केस वापस ले लिया। तो केस वापसी का प्रभाव क्या होता है, धारा 320 में भी 2 बातें बताई गई, ध्यान रखिएगा। इसी को समन्वयी अपराध कहते हैं, कंपाउंडेबल ऑफेंस कहते हैं, जिसको सीआरपीसी में डिफाइन नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा, कहीं भी उसकी डिफिनेशन नहीं दी गई है। 320 में 2 तरह के प्रभाव बताए गए हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि वापस कौन लेगा, तो सरकार के बिहाफ पे ही अगर मजिस्ट्रेटों के कोर्ट में मामला चल रहा है तो सहायक लोक अभियोजक, जिसकी नियुक्ति धारा 25 में की जाती है, और यदि वो जो सेशन कोर्ट में है मामला तो वहाँ केस वापस लेगा लोक अभियोजक, जिसकी नियुक्ति धारा 24 में किए जाने की प्रावधान सीआरपीसी में किया गया है। और इस वापसी का प्रभाव, लेकिन वापसी उसी शर्त पे होगी, यानी उस कोर्ट में जिसमें केस चल रहा है उसके परमिशन से ही होगा, अन्यथा वापस नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी शर्त है कि केस अगर चार्ज फ्रेमिंग से पहले लिया जाता है तो उसका प्रभाव जो है डिस्चार्ज है, और चार्ज फ्रेमिंग के बाद लिया जाता है, यानी अगर चार्ज फ्रेम हो चुका है उसमें और अब केस वापस लिया जाता है तो उसका प्रभाव एक्विटल होता है, और एक्विटल पे ही रेस जुडिकाटा लागू होता है, धारा 300 सीआरपीसी। अगर डिस्चार्ज हुआ है तो रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता है, यानी केस को दोबारा फिर से प्रारंभ किया जा सकता है। तो उम्मीद है धारा 269, 70, 71, 320, 188, धारा 25, धारा 24 सीआरपीसी, इन सब धाराओं का मैंने एक साथ जिक्र किया है, ये सब याद रखिएगा। हो सकता है प्रबल संभावना इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके। चलिए हाँ, फिर मैं एक बार बता दूं कि नया बैच क्रैश कोर्स जैसे ही संपन्न होगा, यानी प्रारंभिक परीक्षा जैसे ही खत्म होगा, क्योंकि क्रैश कोर्स बिल्कुल समापन की तरफ चल रहा है और प्रारंभिक परीक्षा 12 तारीख को रखा गया है। 12 तारीख को ही पेपर जैसे संपन्न होगा, ठीक है, पेपर के बाद यानी संडे के बाद, नेक्स्ट संडे के बाद पेपर समाप्त हो रहा है, तो तुरंत उसके एक दिन गैप करके दूसरे या तीसरे दिन से जो है नया बैच प्रारंभ किया जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी बैचों में, ठीक है। तो जिस बच्चे को जो है पीसीजे का या एपीओ की तैयारी के लिए जो है क्लास ज्वाइन करना है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, वो इस नंबर पर संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार क्लास ज्वाइन कर सकते हैं।